मॉर्निंग स्टूडेंट। इजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद फिर आपके सामने उपस्थित हूं। किसी कारणवश बहुत लेट से सोशल मीडिया से जुड़े हैं हम। तो जैसा कि आपको पता है, अभी कोरोना का शासन चल रहा है। अब वो सबको अंदर कर दिया है, लेकिन हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग रुकने वाले होते नहीं हैं। साइंटिस्टों ने बहुत सारे जुगाड़ कर दिए हैं जिसके सहायता से हम घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग से आप लोग को फिर से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को पता है कि सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं। हम लोग सॉल्यूशन शुरू किए थे, उसके बाद होली का छुट्टी हो गया और उसके बाद फिर पहली बार आपके सामने उपस्थित हो। तो एक खुशी की बात यह भी है, इस महामारी में आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए होंगे। अब बोलिए क्यों? इसलिए क्योंकि जो भाग दौड़ की जो जिंदगी थी वो खत्म हो चुका है। आप घर में स्थिर हैं, आपका बॉडी में जो एनर्जी है स्टोर है, क्योंकि फिजिकल वर्क तो कर नहीं रहे। क्योंकि जब क्लास खुले होते थे तो आपको इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर जाना पड़ता था, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, मतलब खटखटाते रहो। अब खटखटाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में दस्तक दीजिए, सब कुछ आपको सामने मिलेंगे। तो आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए अभी। इसलिए एफिशिएंसी मतलब आपका क्षमता, स्टडी करने की क्षमता ज्यादा हो जाना चाहिए। इसलिए चूंकि आप अभी घर में हो, चलिए, तो हमें बैठना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जो भी समस्या आए, ठीक ना। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर, 12th के सिलेबस के सेकेंड चैप्टर। मतलब यहां आपको पहले भी बता चुके हैं, सिलेबस दे चुके थे। यदि सिलेबस आप चाहते हैं तो कमेंट करेंगे और सिलेबस आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो सिलेबस यहाँ पे 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 9 चैप्टर है और पार्ट 2 में 7 चैप्टर है। टोटल मिला के कितने हुए, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों को मिला के आपका 16 चैप्टर है और टोटल नंबर्स जो है 70 पूछे जाएंगे। तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका सॉल्यूशन। वो क्या नाम है, तो यहां पे लिखेंगे यूनिट सेकेंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट 2 चैप्टर 2, जो बोलना है बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। यूनिट 2, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, चूंकि आपका 1 से 5 तक का जो चैप्टर है वो फिजिकल के अंदर आता है। तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा नाम है सॉल्यूशन। हिंदी में इसको बोलते हैं बिलियन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बिलियन बोलेंगे, ओके। हिंदी में इसको बिलियन बोलते हैं। अब यहां बात आता है बिलियन, तो बिलियन सुनते ही समझ में आ जाता है, ओ अच्छा ये शरबत है, ये घोल होगा, है ना। तो बचपन से पढ़ते हैं, 9th क्लास से हम लोग 9th क्लास से ही इसको देखते आ रहे हैं, घोल क्या होता है, घोलक क्या होता है, घुल्य क्या होता है, ठीक है। उसी को थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पे दिया गया है, तो सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि सॉल्यूशन, ये चैप्टर आखिर क्यों बनाया गया, पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि देखिए सॉल्यूशन का, तो घर में जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें मेजरमेंट का जरूरत नहीं होता है, एक अंदाज में सब कुछ डाले जाते हैं। जैसे पानी और चीनी का शरबत बना रहे हैं तो हम तौल के नहीं डालते, एक अंदाज में डाल देते हैं, ओके। तो कहने का मतलब है कि आखिर इसको पढ़ते क्यों हैं। तो यदि आप साइंस का स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक मेजरमेंट होता है। बिना मेजर किए हुए आप एक अंदाज में कोई भी चीज, कोई भी केमिकल से दूसरे से मिक्स करके सॉल्यूशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट आना चाहिए। जैसे कि आप टूथपेस्ट का यूज करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं, सुबह सुबह रोज करते हैं, कॉलगेट हुआ या जो भी कंपनी का हो, है ना। तो होता क्या है कि उसमें
फ्लोराइड आयन होता है। कौन सा आयन होता है? फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन का जो क्वांटिटी होता है इसमें 1 ppm होता है। कितना होता है? 1 ppm होता है। यदि 1.5 ppm हो जाए तो आपका दांत खराब हो सकता है, डिक्की हो सकता है दांत का। ठीक है, तो इसलिए मेजरमेंट जरूरी है। अब समझिए 1 ppm है तो ठीक है, हमारे लिए दांत को सड़ने से बचाता है या फिर साफ करने में मदद करता है। लेकिन 1.5 हो जाए, 1.5 ppm हो जाए, ppm मतलब पढ़ाएंगे आगे, पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो कहने का मतलब 1 ppm से क्या बोलते हैं कि ज्यादा हो जाए, जैसे 1.5 हो जाए तो आपके दांत के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा फ्लोराइड आयन। समझ में आ रही बात? ठीक है। या फिर जो भी मेडिसिन बनाए जाते हैं वो एक मेजरमेंट के तहत बनाया जाता है, तो उसका मेजरिंग पता होना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, उसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, कब सॉल्यूट ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर में क्या चेंजिंग आएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और यदि हम बोर्ड के लिए देखें तो ये चैप्टर MI है। MI का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें पढ़ना आखिर क्या क्या है, क्या क्या चीज यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ज्यादा लेक्चर देंगे तो आप लोग बोलेंगे बहुत बड़ा वीडियो है, नहीं देखेंगे। ऐसे भी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, देखता होता नहीं है, 5 मिनट देखे काफी होता। लेकिन जो पढ़ने वाले उसको तो थोड़ा पसीना बहाना ही पड़े। जब हम बहा रहे हैं तो आपको बहाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, कोचिंग खुलेगा, सेंटर खुलेगा, उसके बाद फिर हम लोग साथ में पढ़ेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की सहायता से हम लोग पढ़ते रहेंगे, अपना काम को करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आखिर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे जी? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता क्या है? इसको परिचय बोलते हैं ना, परिचय। अब किसी से मिलते हैं तो डायरेक्ट थोड़ी दोस्ती करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ना। जब शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उस पूरा खानदान के बारे में डिटेल निकालता है ना, कुंडली देखता है, उसके बाद होता है। ठीक उसी प्रकार आप इसको पढ़ने जा रहे हैं तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। मतलब जो बेसिक चीजें हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पहला पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, बाइंडिंग सॉल्यूशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सांद्रता होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब मोलारिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसको हम अब लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ W बाय W। ठीक है, इसको द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरा जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ V बाय V बोल सकते हैं इसको। हिंदी में बोलेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। ओके, आप लोग लिखते जाएंगे साथ साथ। एक लास्ट टर्म और आता है तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसको वेट बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
जिनको दोनों लैंग्वेज चाहिए दोनों लिख सकते हैं, जिसको एक चाहिए एक चाहिए। तो अभी हम पढ़ा नहीं रहे आपको, ठीक है, अभी आपको दिमाग खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी देखें कि इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका आगे की बात करें, इसके बाद इसी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि उसको आप बोल सकते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म वीवीआई है। वीवीआई है, अब बोलिए वीवीआई क्यों बोले? वीवीआई इसलिए है, वीवीआई इसलिए है क्योंकि इसके बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग ये चैप्टर का जो हर्ट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखवाएंगे आपको, वहां से हर साल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस बार पूछा गया। तो कहने का मतलब उसको यदि आपको समझना है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, जो कि आप फर्स्ट ईयर के पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। वो है आपका मोलारिटी, हिंदी बोलते हैं मोलरता। ओके, उसके बाद मोलालिटी, जो बच्चे यहां पढ़ चुके हैं उनको जानकारी होगा, या कहीं भी पढ़े, उसको बोलते हैं मोललता। एक टर्म और आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मोल अंश, या फिर इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं मोल प्रभाज। एक ही बात है, कभी कभी डिफाइन करने भी देता, कभी कभी डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी मोलालिटी, या कभी कभी डिफाइन करने आपको दे सकता है कि मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। और ये सारे जरूरी है, क्योंकि हेनरी का नियम पढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे यानी कि राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, वहां भी किसका जरूरत होगा? मोल फ्रैक्शन का होगा। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम लोग एक टर्म और पढ़ाएंगे पीपीएम, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ओके, पार्ट पर मिलियन, इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो आपका कोलगेट होता है उसमें फ्लोराइड आयन का जो मात्रा होता है 1 ppm होता है, और इसको समझाया जाएगा आपको तोड़ के कि क्या होता है, आखिर ppm है क्या। अभी आपको समझाने नहीं जा रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। तो ये है आपका, ये सारे चीज है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फिर पढ़ना है आपको कि भाई सोलबिलिटी होता क्या है। सोलबिलिटी, सोलबिलिटी इसको बोलते हैं विलयता। इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी, सोलबिलिटी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। डिसोल्यूशन टर्म पढ़ना, डिसोल्यूशन, इसको हम विलीनीकरण बोलते हैं, विलीनीकरण है ना। आपको फिर पढ़ना है, एक और टर्म पढ़ना है लाइक डिजॉल्व, लाइक इसको समझेंगे, इसको हिंदी बोलते हैं समान समान घोलकता, समान समान घोलकता। ओके, आ रहा है समझ में? तो आपको अभी बोले कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, देखना है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। लाइक जब लाइक, फिर पढ़ना है, क्वेश्चन भी आता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड unsaturated unsaturated and unsaturated solution। ओके, एक साथ लिख दिए। इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं जी? संतृप्त, नाम तो सुने ही होंगे, संतृप्त एवं असंतृप्त
असंतृप्त विलयन, संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड। तो यहां डिफरेंस पूछता है कभी कभी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन में अंतर क्या है, ये जानकारी होने के बाद आगे हम लोग फिर से देखेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ले कार्टेलियर प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बहुत अच्छा नाम है ले सातेलिए के नियम, नियम बोल सकते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। नाम क्या है इसका, साइंटिस्ट का नाम है, विदेशी है, देख के ही लग रहा है ना। ले सातेलिए के नियम। तो बेटा यहां पे हुआ क्या, ले सातेलिए पहले टांग अड़ाया कि भाई सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश किया। तो ये इन्होंने कुछ थ्योरी दिए। उसके बाद फिर आया दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है हेनरी। क्या नाम है, हेनरी। बोला तू खोजा तो हम बैठे रहेंगे, हम भी तो कुछ करेंगे। होता है ना, कोई काम यदि कुछ शुरू होता है तो शुरू में कोई नहीं करता, एक आदमी यदि शुरू करता तो देखा देखी सब, मतलब एक बोला कि हम इंजीनियर बनेगा तो दूसरा बोला हम भी वही, है ना। बिहार भेड़िया ऐसा समझ में आता ही है। ले सातेलिए के नियम, तो यहां भी हॉल लग गया। ले सातेलिए ने कुछ नियम बताया, उसके बाद फिर कौन टपक पड़ा, हेनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बताया बेचारा, जिसका यूज अभी भी हो रहा है, अभी भी समय से होगा। हेनरीज लॉ मतलब हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। दिख रहा है, आवाज सही है या नहीं बताइएगा कमेंट में, हमको तो पता नहीं चलता, हम खुद पढ़ रहे हैं, मतलब खुद पढ़ा रहे हैं, खुद सुन रहे हैं। और जो साइड में इधर बैठे हुए हैं, मतलब वर्चुअल पढ़ाई हो रहा है। वर्चुअल मतलब समझ रहे, यहाँ पे कोई नहीं है, अकेला बहुत मैं हूं। नेक्स्ट, हेनरी तो नियम दिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी है, तो एप्लीकेशन भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि हेनरी नियम के एप्लीकेशन मतलब उपयोग, यहां लिखेंगे अनुपयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग लिखिए, अच्छा लगेगा। अनुप्रयोग, कितना मेहनत करना पड़ता है, हिंदी प्लस अंग्रेजी, क्या बात है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग कहां कहां यूज करते हैं इसका एप्लीकेशन का। अब एक और पागल आए बीच में, पागल तो नहीं बोलेंगे, साइंटिस्ट गुस्सा जाएगा बेचारा, तो जिंदा नहीं है, फिर भी देख रहा होगा मेरे बारे में, अभी खुश होगा, ओह मेरे बारे में पढ़ा रहा है आज, क्या बात है। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इसके बाद इसमें हेनरी ने कुछ बात, मतलब जो समझ में आया बताया, सही बताया, एक्सपेरिमेंटली बताया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से फिर से एक साइंटिस्ट खुद पढ़ा, बेटा तू आगे बढ़ा तो हम छोड़ देंगे। डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहले कोई थ्योरी देता नहीं था। जब कोई साइंटिस्ट थ्योरी दे देता था तो उसका लाभ उठाता था, मतलब उसमें कुछ कमी रह जाती थी या कोई बात लिखना छोड़ देते थे, उसको पकड़ के आगे बढ़ जाता था और सुपर से ऊपर चला जाता था। गया भी देखिए, डाल्टन्स लॉ मतलब डाल्टन के नियम, डाल्टन के नियम पढ़ना यहां पे, डाल्टन के, ओके। अब इतना पढ़ने के बाद एक और सामने आए महाराज, जिसका नाम था राउल्ट्स। क्या नाम था, राउल्ट्स। और यहां क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय राउल्ट्स लॉ। या लिक्विड सॉल्यूशन, या लिक्विड वेपर प्रेशर, या पार्शियल वेपर प्रेशर की बात आए, या लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात आए, तो इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम है राउल्ट। तो नेक्स्ट जो पढ़ना है आपका
राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम, क्या नाम है, क्या है, राउल्ट्स के नियम। राउल्ट के नियम यहां पे पढ़ेंगे। और इसके अंदर इस बार एग्जाम में भी आया था 2020 में, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेंगे आप लोग। 2020 के क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इसके अंदर पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श, आदर्श विलियन, जैसे बोलते हैं ना आदर्श स्टूडेंट, मतलब सबसे अच्छा स्टूडेंट। सबसे अच्छा स्टूडेंट मतलब जो आज्ञाकारी हो। तो किसका आज्ञाकारी, मम्मी पापा गुरुजी का नहीं, लौंडिया का। आजकल के अनुसार बताए, टेंशन ना ले। तो आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन। और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और मतलब इसका हिंदी, जो किसी का पालन नहीं करता है, जो किसी का पालन नहीं करता। अनादर्श, अनादर्श विलियन। तेरा ध्यान किधर है, तेरा विलन इधर है। अरे पढ़ाई तो तुम्हारे लिए विलन ही है ना। अच्छा यहां तक ठीक है भाई, है ना, देख लेंगे। तो अभी आपको पढ़ा नहीं रहे, दिमाग में प्रेशर, मगज में प्रेशर नहीं लेने का। अभी सिर्फ देखना है कि आगे क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ पे सीखना है। इतना होने के बाद, अच्छा मिटा दो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लिए होंगे। आगे चलते हैं। और क्या पढ़ना है देखिए, छोड़ दी पढ़ाई, छोड़ दी पढ़ाई मैंने कोरोना के लिए। अब देखिए यहां पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। आगे की बात करें तो फिर से महाराज आएंगे, कौन, राउल्ट्स। आपको बोले थे कोई साइंटिस्ट कुछ थ्योरी देते हैं उसके बाद ही ये आता है बेचारा, इसको लंपट आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाल्टन्स, तो ये नेक्स्ट जो थ्योरी डाल्टन्स का बना वो है डाल्टन्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, या इसी को बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ, या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। मतलब इसको आप बोल सकते हैं डाल्टन नियम के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो एक और आ गया डाल्टन्स नियम के आंशिक वाष्प दाब। नेक्स्ट जो है दिखाई दे रहा है ठीक से, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। यहां तक ये दो प्रिंसिपल थे, तो इतने सारे प्रिंसिपल हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आगे यदि हम बढ़ते हैं तो वो है एक और पढ़ना यहां पे, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, टेंशन ना लें, क्योंकि एक ही बार में लिखवा देते हैं सबको, पार्ट बाय पार्ट करने में थोड़ा दिक्कत है। फिर जब पढ़ाएंगे उधर तो छोटा वीडियो होगा, 25 मिनट 30 मिनट जो भी है। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब डिक्रीज। अवनमन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि MI जिसको बोलेंगे, वो अभी शुरू करने जा रहे हैं, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है बच्चा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपके लिए नए होंगे सब कुछ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज MI यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि आपको बता चुके हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसी के अंदर से बनता है। चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है या इसका जो टाइप्स होता है वो लिखवाएंगे अभी उसके बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं अनुसंख्य, मतलब अणुओं की संख्या, अनुसंख्य गुण धर्म। तो अभी आप कुछ बोलेंगे नहीं इस टॉपिक पे, आगे बढ़ते चलते हैं। आगे की बात करें तो इसका 4 पार्ट होता है, 4 ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure। अब जो शॉर्टकट आदमी है वो लिखेंगे RLVP। क्या लिखेंगे? RLVP, relative lowering of vapor pressure। इसको आप बोल सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। लॉरिंग का मतलब कम होना, डिक्रीज। लॉरिंग का मतलब डिक्रीज। तो इसका हिंदी क्या है? वाष्प दाब। जो हिंदी मीडियम का है ध्यान देंगे बच्चे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देख रहे हैं टुकुर टुकुर, देखो लिखते जाना बेटा। मशीन बन जाओ चाइना वाला। फोटो कॉपी करो। बैठ के खा के तो मोटा हो गया, वजह से हम हो गए हैं। अब कुछ बढ़ता नहीं, पेट ही बढ़ जाता है। क्या किया जाए? सर की जो सर से वो धीरे धीरे। चलिए बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, उसका नाम बहुत ही प्यारा है, एलिवेशन। और बच्चे याद रखेंगे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। चाहे CBSE हो, CBSE तो कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, पार्ट बाय पार्ट कर देता है, छोटा छोटा क्वेश्चन कर देता है, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड में 5 में। तो लेकिन ये दोनों के लिए, चाहे कोई मेडिकल का एग्जाम दे रहा हो, नीट जिसको बोल रहे हैं, IIT के दे रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इसके साथ साथ एज वेल एज बोर्ड के लिए नेक्स्ट है एलिवेशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हिंदी में इसको शॉर्टकट यदि हम लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं बच्चे EBP। ABP नहीं होता है ना, ए को भूल जाओ, ई लगा दो। एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर, तो एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी एलिवेशन मतलब होता क्या है? एलिवेशन का मतलब इंक्रीज। एलिवेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज, बढ़ जाना। तो इसका हिंदी दिया गया है क्वथनांक का उन्नयन। ओके,
क्वथनांक का उन्नयन। तो पहला टाइप से रिलेटिव RLBP, दूसरा EBP और तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोल सकते हैं आप DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका हिंदी होता है हिमांक का अवनमन। अब ये अवनमन बार बार आ रहा है, क्या है? डिक्रीज बताए थे। अच्छा, लॉरिंग का मतलब भी होता है डिक्रीज और डिप्रेशन का भी मतलब होता है डिक्रीज। जैसे कभी कभी आप जब डिप्रेशन में आ जाएंगे तो आपका काम करने का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। मतलब आप जैसे बैठे हैं वैसे रहेंगे, मुंह ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ऐसे तो ऐसे रहेगा। आ रहा समझ में? नहीं भी आ रहा तो मेरा क्या रहेगा? अच्छा, सामने आओगे तब ना बताएंगे आया कि नहीं। ठीक से नोट्स बनाना है सबको, ठीक है? चौथा जो प्रकार है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको आप बोल सकते हैं OS, बोल सकते हैं ना? और इसको पाई से डिनोट किया जाता है। इस प्रेशर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी इसको हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। तो आपको सबसे पहले ही बता दिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो भी चीजें पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म का आना, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, इसको आना बहुत जरूरी है। जो 11th से पढ़ रहे हैं उसका तो स्ट्रांग होगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं 11th, उनके लिए भी टेंशन नहीं है, हम डील कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे पूरा प्योर देसी मेथड से। और हर हाल में हर एक बच्चे को समझ में आएगा ही, नहीं आएगा तो फिर हम थोड़ा से पीटेंगे। इतना जानकारी के बाद, है ना, इतना होने के बाद एक टर्म आएगा आपका, याद रखेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग देखिए शॉर्ट में लिखेंगे, आपको समझ में RO मतलब RO कब पानी पीते हैं, कैंट कब पीते हैं, समझ में आ रहा ना? डब्बा जो खड़ा रहता है घर में, एक्वागार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, वो इसी के बेसिस पर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पर काम करता है, इसलिए शॉर्ट में लिखा रहता है RO। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक ऑस्मोसिस भी पढ़ना है, लिख देते हैं, पहले लिखना था इसको ऑस्मोसिस, इसको परासरण बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब हो गया प्रतिलोम परासरण। एक मिनट इसका हिंदी लिख लेते हैं, प्रतिलोम परासरण। क्योंकि आप तो किताब देखेंगे नहीं, सीधा बोलेंगे सर हिंदी इसका लिखे ही नहीं, है ना? ऑस्मोसिस साइड अलग से भी पढ़ना है, ऑस्मोसिस पहले ऑस्मोसिस ही पढ़ना है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण, मतलब दूसरे के शरण में चले जाना किसी मीडियम से। इसके अंदर और पढ़ा देंगे आप लोग को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है SPM। इसके बारे में थोड़ा बता देंगे, पढ़ा रहे तो डिटेल से ही पढ़ा दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो बचा बचा के पढ़ाओ, नहीं तो कोई कॉपी कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं, आपको पूरा ही पढ़ा देते हैं जो भी पढ़ाना है। उसके बाद फिर आएंगे तो साथ में मिलकर पढ़ेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, इसको बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध परगम्य। अब मेम्ब्रेन का मतलब पता है, झिल्ली, छानने वाला, फिल्टर,
झिल्ली का मतलब यहाँ पे क्या होगा, छानने वाला, जिसको अंग्रेज लोग क्या बोलता है, फिल्टर। यही बात खत्म नहीं हुआ, आप सोच रहे हो खत्म हो गया, नहीं नहीं, थोड़ा सा और है। इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा पढ़ना है, वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां से भी क्वेश्चन आता है, VVI बहुत बार पूछ चुका है यहां से, न्यूमेरिकल वगैरह। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं सम प्रसारी विलयन, सम प्रसारी विलयन। जल्दी खत्म करते हैं इसको। उसके बाद है समप्रसारी विलयन के बाद है एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं अल्प प्रसारी विलयन। बहुत गर्मी है यार, अल्प प्रसारी विलयन। पंखा तो चला नहीं सकते, नहीं तो उधर कैमरा चिल्लाने लगेगा, पता नहीं चलेगा आपको। उसके बाद होता है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। नाम सुना है क्या, नहीं सुना है, सुन लो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं अति प्रसारी विलयन, अति प्रसारी विलयन। दिखाई दे रहा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति प्रसारी विलयन, ठीक है। अब बोलिए खत्म हो गया होगा, नहीं, लास्ट है आपका। इसमें जो पढ़ना है वो है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। इसको आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, याद रखेंगे, स्मॉल आई से, है ना। इसको पढ़ना है, हिंदी में बोले तो नाम है, तो वांट ऑफ गुणक कहा जाता है इसको, वांट ऑफ गुणक। ओके, और लास्ट में जो पढ़ेंगे, अच्छा एक काम करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। चलिए आगे, लास्ट है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन want of factor and colligative properties। लास्ट, इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसको बोलेंगे want of गुणक एवं वांट ऑफ गुणक एवं अनुसंख्य गुण धर्म के बीच संबंध। संबंध मतलब वांट ऑफ फैक्टर जो आई दिया था उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ एरर होगा, वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन के लिए बाद में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करेंगे, किसके सहायता से, वांट ऑफ फैक्टर के द्वारा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया वांट ऑफ गुणक एवं अनुसंख्य गुण धर्म के बीच संबंध। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कंप्लीट किए। अब ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसमें कंप्लीट किए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए ले लें। तो क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है वो आपको बता दिया गया है और आप आसानी से इसको लिख लें। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और लास्ट कहां तक पहुंचना है, हमारा लास्ट द एंड यहां होगा, यहां मामला
खत्म होगा, यहाँ पूरा थ्योरी खत्म होगा, है ना। तो अब अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू। ओके, ठीक है, कल देखते हैं, कल मिलते हैं फिर। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग देखे थे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। सेकेंड ईयर का ये सेकेंड चैप्टर। तो सबसे पहले हम डील करेंगे कि आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन। तो बिलियन के नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है ये होता क्या है, क्योंकि ये नीचे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास से ये पढ़ना रहता है। तो यदि देखा जाए कि बिलियन किसे कहते हैं, तो बिलियन क्या होता है कि जब दो कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है, दो अवयव को मिलाया जाता है। जैसे आप पानी में चीनी मिलाएं, उसको घोल दें, तो देखिएगा चीनी गायब हो जाता है। तो ये हो गया चीनी और पानी का बिलियन, जिसको आप घोल बोलते हैं, शरबत बोलते हैं, शरबत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शरबत बोलिए, घोल बोलिए, एक ही बात है। तो अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। वही बात यहां पे लिखा हुआ है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। चूंकि यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो दोनों ही लैंग्वेज में एक ही साथ पढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो बार बार अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। वैसे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी फायदा होने वाला है, वो भी हिंदी में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है देखिए, दो या दो से अधिक अवयवों के, दो या लिखा हुआ यहाँ पे, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब यहां पे आपको समझना है कि होमोजीनियस क्यों लगा है। आखिर दो कंपोनेंट्स को मिलाया जाए, दो अवयव को मिलाया जाए तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। लेकिन बात है यहाँ पे कि यहाँ होमोजीनियस क्यों लगा है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? समांगी होता है। तो समांगी का मतलब होता है जैसे पानी में चीनी हम घोलते हैं, तो घोल जाने के बाद आप उसका कहीं से भी टेस्ट कीजिए शरबत का, तो मीठापन क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब चीनी का प्रत्येक कण एक समान, यूनिफॉर्मली सभी जगह प्रेजेंट है शरबत में। तो कहने का मतलब यदि सॉल्वेंट के अंदर यानी कि विलायक में, तो यहां पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, चूंकि इसका मात्रा ज्यादा होता है, आगे बताएंगे आपको। जब चीनी घोलते हैं तो चीनी का जो कण है समान रूप से फैल जाते हैं, सभी जगह उसका मात्रा, चीनी का मात्रा समान होता है। और ऐसे बिलियन जो होते हैं उसको होमोजीनियस कहते हैं। और हमें जो यहाँ पढ़ना है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के लिए एक चैप्टर है आपका फिजिकल का, सरफेस केमिस्ट्री, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि समांगी मतलब क्या होता है कि यदि किसी सॉल्वेंट में, यदि किसी विलायक में सॉल्यूट समान रूप से वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसका गुण सभी जगह क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। तो इसलिए उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। और होमोजीनियस किस लगा है यहाँ पे? क्योंकि हमें होमोजीनियस के बारे में ही पढ़ना है। अब देखिए सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए और सॉल्यूट चाहिए। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो इसलिए सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट।
अब यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि दो ही क्यों लिखे, सॉल्यूट तो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर में ओनली हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बाइनरी का मतलब होता है द्विअंगी विलयन, कहने का मतलब वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वैसे विलयन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। अब दो ही कंपोनेंट कौन होगा, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है, विलयन। सॉल्वेंट का मतलब विलायक और सॉल्यूट का मतलब विलय। इसको आप नीचे क्लास में शायद पढ़े होंगे, घोल, घोलक, घोली, ठीक है। वह एक नया नाम आया, विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, मतलब ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बात है कि कोई सॉल्यूशन, जैसे चीनी पानी का शरबत दे दिया आपको, चीनी और पानी, शुगर और वाटर का मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर आपके पास है। कोई बंदा आपसे पूछता है कि इसमें बताओ कौन आपका सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे याद रखना है आपको सिंपल भाषा में कि सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, याद रखेंगे, सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, यानी कि विलायक कहेंगे, और जिसका अमाउंट कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा उसको विलय कहेंगे। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होता है, मात्रा, यानी कि आप सिंपल भाषा में देख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं मात्रा अधिक होता है, कहां, सॉल्यूशन में मात्रा अधिक, और यहाँ पे इसके तुलना में यदि कंपेयर करेंगे दोनों के बीच तो विलायक के तुलना में विलय का मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो यहां लिख देंगे मात्रा कम होता है, मात्रा कम। कहने का मतलब इंडिकेट कर दिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको ताकि भूले नहीं। तो आप यदि जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी तो सॉल्यूशन ही आएगा। तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई सॉल्वेंट कौन है और सॉलिड कौन है। तो आप अमाउंट को देख के बता सकते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा उसको सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम उसको सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई आपका परिभाषा डेफिनेशन पूछ दे किसका, सॉल्वेंट का, कि सॉल्वेंट आखिर होता क्या है, तो सॉल्वेंट क्या होता है देखें, तो अभी तो बता दिए, आप तो सिंपली याद रख सकते हैं कि सॉल्वेंट आखिर होता क्या है। तो सॉल्वेंट जिसका मात्रा ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, जैसे 1 लीटर पानी लिया या 1 केजी पानी ले लें आप, उसमें 100 ग्राम क्या मिला दी, चीनी मिला दी है। 1 केजी पानी में, पानी को तोला जा सकता है ना, तो 1 केजी पानी में यदि हम 100 ग्राम क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए, शुगर, यानी कि तो क्या होगा, अब क्या बोलेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, तो अमाउंट देखिए किसका ज्यादा है, वाटर का, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। अमाउंट किसका कम है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट यहाँ पे कौन हो जाएगा, शुगर, C12 H22O11, ओके। तो ये क्या होता है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं। यदि डेफिनेशन कोई पूछे कि आखिर ये सॉल्वेंट होता क्या है, सॉल्वेंट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट आखिर होता क्या है, तो यहां पे द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, तो आपको तभी पता है कि जिसका मात्रा ज्यादा हो उसको सॉल्वेंट, जिसका मात्रा कम उसको सॉल्यूट। तो यहां सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट में। तो द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस होमोजेनियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब यहां बार बार होमोजेनियस क्यों बोल रहे हैं, बार बार होमोजेनियस इसलिए बोल रहे हैं, बार बार होमोजेनियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे हमें जो पढ़ना है ओनली होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ओनली होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए बार बार होमोजेनियस यहां लगाना पड़ रहा है। तो याद हो गया, द सब्सटेंसेस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व्स टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब बनना, उत्पन्न होना, टू प्रोड्यूस होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब समांगी विलयन, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब वैसे पदार्थ, हिंदी वाले सुनेंगे, वैसे पदार्थ जिसमें विलय घोलकर, कौन घोलकर, विलय घोलकर क्या बनाता है, समांगी विलयन बनाता हो, तो उसे क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। याद हो गया। वैसे आपको यहाँ पे इसको परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस समझने के लिए, है ना, आखिर होता क्या है। वो तो पहले बता दिए कि जिसका मात्रा अधिक उसको विलायक, जिसका मात्रा कम उसको विलय कहेंगे।
नेक्स्ट है आपका सॉल्यूट। क्या है? सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड को हम लोग बोलते हैं गोल्य। यहाँ पे विलय लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? विलय। कोई बात नहीं, चलेगा। अब देखिए यहाँ पे विलय होता क्या है। तो विलय क्या होगा? सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। किसमें डिजोल्व होगा? सॉल्वेंट में घुलेगा, है ना। मतलब सॉल्यूशन बनाते समय ध्यान में ये रखना है कि अपना आइडेंटिटी को कौन खो देता है। अपना आइडेंटिटी को खोता कौन है? जो अपना आइडेंटिटी को खोता है, जो अपना आइडेंटिटी मतलब पहचान को खोता है, वो सॉल्यूट होगा। वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ध्यान रखेंगे, बिलियन में या बिलियन जब हम लोग बनाते हैं उसमें कम से कम कितने कंपोनेंट होना चाहिए? 2, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। तो मतलब सॉल्यूट वो पदार्थ होगा जो अपना आइडेंटिटी को खो देता है, अपना पहचान को खो देता है। कहने का मतलब जब वाटर में हम लोग शुगर को डिजोल्व करेंगे तो होता क्या है, शुगर का जो कण है इतना छोटा हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, और वो क्या होता है? गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब कहीं निकल नहीं जाता है, वहीं पे रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। उसको आप क्या बोल सकते हैं? सॉलिड बोल सकते हैं। मतलब अपने भाषा में आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन बनाते समय जो पदार्थ अपना पहचान खो देता है, आइडेंटिटी को खो देता है, उसको क्या बोलेंगे? विलय। या आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स, द सब्सटेंस which dissolves in solvent to produce homogeneous solution is called solute. वैसे पदार्थ जो विलायक में घुलकर, मतलब जिसका मात्रा ज्यादा है, जो विलायक में घुलकर क्या बनाएगा? समांगी विलयन बनाता हो। यहाँ बार बार समांगी क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है क्योंकि इस चैप्टर में ओनली होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, हेटेरोजेनियस को नहीं पढ़ना है, चाहे वो लिक्विड। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो होता है लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन, गैस में गैस का सॉल्यूशन, इस तरह से। तो हमें यहाँ होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। तो वैसे पदार्थ जो विलायक में घुलकर, यानी कि यदि आपसे पूछे विलय किसे कहते हैं, तो मोटा मोटी तौर पे तो आप समझ चुके हैं कि आखिर विलय होता क्या है, कि इसका मात्रा क्या होता है? कम होता है। तो वैसे पदार्थ जो विलायक में घुलकर क्या बनाता है? समांगी विलयन बनाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू बराबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, ये देख चुके हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे एक बात और फोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करेंगे ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। पॉलिनरी को नहीं पढ़ना है। पॉलिनरी आगे क्लास में आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब पूरा चैप्टर में, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाय का मतलब 2 होता है। बाय का मतलब कितना होता है? 2। इसको 2 लिखे। अंगी मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट होगा। वैसे विलयन जिसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2। क्या लिखा हुआ? द सॉल्यूशन which contains only 2 components. The solution which contains only 2 components is called binary solution. आपको बोले 2 ही पदार्थ होना चाहिए। वैसे विलयन जिसमें सिर्फ कितना? 2 अवयव उपस्थित हो। कितने अवयव होंगे? ओनली 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या है? पॉलिनरी, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी देख ले। तो पोली का मतलब बहु होता है। बहु मतलब यहां पापा के, बेटा के, पत्नी नहीं। यहां बहु का मतलब है अनेक, मतलब 2 से ज्यादा। जब भी होगा कितना ज्यादा होगा? 2 से ज्यादा होगा। तो सिंपल इसी में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ परिभाषा। द सॉल्यूशन विच कंटेंट्स मोर देन 2 कंपोनेंट्स, द सॉल्यूशन which contains more than 2 components is called polymerry solution.
मतलब वैसे विलयन जिसमें 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। वैसे विलयन जिसमें 2 से अधिक बिलियन वैसे विलयन जिसमें 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तो उसे बहुअंगी विलयन कहा जाता है। बहुअंगी विलयन कहा जाता है। द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड पॉलिनरी सॉल्यूशन एंड बाइनरी क्या है? द सॉल्यूशन विच कंटेन्स ओनली 2 कंपोनेंट्स, इसमें मोर देन 2 है और इसमें ओनली 2 कंपोनेंट। तो हमें पढ़ना क्या है? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ओके, फिर देखते हैं आगे, है ना। तो इस तरह से पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाएगा। शुरू में आसान कुछ लैंग्वेज का चीज है ना, जैसे प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ओके।